बचपन से सुना है, नींव जितनी गहरी और मजबूत होगी, इमारत उतनी ही ऊंची और सुरक्षित होगी। नींव यानी फाउंडेशन और इमारत यानी बिल्डिंग। एज ए सिविल इंजीनियर मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, वह तारीख जब भारत निर्माण की नींव भर चुकी थी। आई रिपीट, वह तारीख जब भारत निर्माण की नींव भर चुकी थी और अब जो निर्माण हो रहा है वह नींव के ऊपर का निर्माण है। भारत निर्माण चल रहा है, आज 73 वर्ष हो चुके, किंतु हम अभी भी जो मिल गया, जो फाउंडेशन हमें मिली थी, उसी पर निर्माण करते जा रहे हैं, या जो कुछ हमको पूर्व में निर्माण में मिला, हम उसी को ऊंचा उठाते जा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे आसपास या कहीं दूर से धसकने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन हम उन धसकने की आवाजों को सुनकर भी इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। भारत निर्माण चल रहा है, किंतु बेहद आश्चर्य कि निरंतर आने वाली धसकने की आवाजों को सुनकर भी हम भारत निर्माण के नींव की जांच की कोई बात ही नहीं कर रहे। धसकने की आवाजें कहां से आ रही हैं? इनका ओरिजिन क्या है? इनका मूल स्रोत क्या है? क्यों चीजें धसक रही हैं? यह जानने के लिए हमें भारत निर्माण की नींव और उसके जमीन की जांच करनी ही होगी। जब तक हम जांच नहीं करेंगे, हमें समस्या का पता नहीं चलेगा, और जब समस्या का पता ही नहीं चलेगा तो हम इलाज क्या करेंगे और कैसे करेंगे? कितनी अजीब बात है। मान लीजिए हमें कोई छोटी सी बिल्डिंग भी बनानी है, मान लीजिएगा 50,000 स्क्वायर फीट या 1 लाख वर्ग फीट की कोई बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो हम सबसे पहले उस जमीन की मजबूती की जांच करते हैं, यानी जमीन की लोड सहन करने की क्षमता कितनी है, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी जांच करते हैं। और मान लीजिए जांच में हमें पता पड़ता है कि हमारी जमीन भुरभुरी है, पनीली है, दलदली है, तो हम सबसे पहले किसी प्रोफेशनल से, यानी किसी स्पेशलिस्ट इंजीनियर से उस जमीन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम मजबूत नींव भरते हैं। तभी हमें मनचाही ऊंचाई, मनचाही सुरक्षा और मनचाही मजबूती मिल सकती है। और यदि हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा है और नींव भी मजबूत नहीं भरी है, तो ऐसी बिल्डिंग का गिरना तय है।
यह अलग बात है कि वह बिल्डिंग बनते बनते गिरेगी या कुछ वर्षों के बाद या भूकंप के हल्के झटके खाकर। और यह भी दो प्रमुख बातों पर निर्भर करेगा। बात नंबर एक कि उस जमीन की मजबूती यानी लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी थी, और दूसरा हमने नींव में किस क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग किया है। तो हमने समझा कि एक तरफ हम किसी बिल्डिंग के निर्माण में उसके जमीन की जांच करते हैं, नींव की मजबूती का ध्यान रखते हैं, किंतु भारत निर्माण हो रहा है और हम भारत निर्माण के नींव की जांच की कोई बात ही नहीं कर रहे। मतलब साफ है, क्रिस्टल क्लियर बात है कि हमें सशक्त भारत के निर्माण के लिए भारत निर्माण की नींव और उसके जमीन की जांच करनी होगी। मतलब भारत के इतिहास को देखना होगा। मतलब सैंपलिंग के लिए, स्पेसिमेन के लिए, नमूने के लिए हमें भारत के इतिहास की घटनाओं को देखना होगा। मतलब भारत के इतिहास में घटनाओं की बारीकी से जांच करनी होगी। अब मैं फिर से मूल बात पर आता हूं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 वह तारीख जब भारत निर्माण की नींव भर चुकी है और अब जो निर्माण जारी है वह नींव के ऊपर का निर्माण है। भारत निर्माण की ये कैसी नींव भर रहे थे, भारत निर्माण की ये कैसी नींव भर रहे थे कि नींव भरते भरते ही हमारे प्लॉट का बहुत बड़ा हिस्सा इतनी जोर से भर भरा कर धसका कि वो टूट ही गया। हमारे प्लॉट के उस हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। हमारे प्लॉट का वह हिस्सा हमसे छूट गया। ये कैसी नींव भर रहे थे, क्या छोड़ दिया था, क्या गड़बड़ी की थी। भारत निर्माण की नींव भरते भरते हमारे प्लॉट का बहुत बड़ा हिस्सा इतनी जोर से भर भरा कर धसका और ऐसे टूटा कि हाहाकार मच गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लाखों लोग मर गए। हमारे लोग अपनी जान बचाने के लिए डरकर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्लॉट का वह टुकड़ा इतना नीचे धसक गया था कि वे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर मौत से बच ना सके। हजारों छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारी माँ, बहन, बेटी, भाई, हमारे बुजुर्ग इस जलजले में ऐसे फंसे कि वे जिंदा बाहर निकल ना सके। कुछ लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकल तो आए, पर वे कैसे निकले ये उनका दिल ही जानता था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के लोगों को तड़प तड़प कर मरते हुए छोड़ा। ये कैसा खूनी मंजर था वो। आज भी जब ये घटना हमारे ध्यान में आती है, हमारे मन मस्तिष्क पर आती है,
तो अपने लोगों की मौत का वह हाहाकारी दृश्य सामने आते ही शरीर का रोम रोम चीत्कार कर उठता है और आत्मा भी रो पड़ती है। मैं इतना ही कहूँगा कि नींव वही है, तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में रोकने के लिए हमें मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती राजनीति छोड़कर बेहद सावधानी से वैज्ञानिक विधि से भारत निर्माण करना होगा। यह भारत अब वो विशाल भारत नहीं रहा, इसका बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है। भारत निर्माण के नींव की जांच बाबत हम इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे। घटना क्रमांक 1, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, और घटना क्रमांक 2, खिलाफत आंदोलन। नमस्कार, मैं उपमन्यु, धड़कन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समझेंगे, लेकिन इतिहास की घटनाओं को समझने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखना होंगी। बात नंबर 1, हम इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, यह हमें ध्यान रखना है। बात नंबर 2, हमने अच्छे से समझ लिया है कि इतिहास की घटनाएं ही वास्तव में भारत निर्माण के नींव का मटेरियल हैं, जिनसे भारत निर्माण की नींव भरी है। बात नंबर 3, निर्माण बाबत हम कितना ही मजबूत और अच्छा मटेरियल उपयोग में लें, किंतु यदि हमने बीच बीच में हवा छोड़ दी है या बीच बीच में घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया है, तो उस जगह पर हमें मजबूती नहीं मिलेगी। इस बात को हम आगे इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग की नींव भर रहे हैं और हमने वहाँ कोई एसीसी सीमेंट इस्तेमाल किया है या ऐसा ही कोई अच्छी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल किया है, और यदि हम बीच बीच में एसीसी सीमेंट का लेबल लगा करके कोई घटिया मटेरियल नींव में भर देंगे, तो हमें उस बिल्डिंग में वो मजबूती नहीं मिलेगी। जब भी लोड आएगा वो बिल्डिंग वहाँ से धसक जाएगी। चौथी और महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखना है कि हम सच की खोज में सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें क्या पढ़ाया गया है, क्या समझाया गया है, और उसके बाद हम सच की जांच करेंगे। ये सच है कि जिस समय इतिहास की ये घटनाएं घट रही थीं, हम वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग थे जो वहीं कहीं थे, इतिहास की घटने वाली घटनाओं को अपनी आंखों से साफ साफ देख रहे थे, और बहुत से लोग थे जो उन घटनाओं में स्वयं शामिल थे। हम उन्हीं के माध्यम से सच को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने दस्तावेज़ों में उन घटनाओं को साफ साफ दर्ज किया है। तो अब हम समझेंगे कि हमें क्या पढ़ाया गया असहयोग आंदोलन के विषय में। जैसा कि हमको गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विषय में बताया गया, हमें किताबों में पढ़ाया गया है,
हम कुछ बिंदुओं को समझ करके बिंदुवार इसे समझेंगे। बात नंबर 1 कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बात नंबर 2, यह आंदोलन किस तरह दूसरे आंदोलनों से भिन्न था या इस आंदोलन की विशेषता क्या थी। और तीसरी बात कि वे क्या तात्कालिक कारण थे जिनकी वजह से यह आंदोलन शुरू किया गया। और चौथी बात, किस तरह से यह आंदोलन लागू किया गया। पांचवी बात, इस आंदोलन से हमें क्या फायदा हुआ और यह आंदोलन किस कारण बीच में बंद करना पड़ा। तो हम बिंदुवार जो चीज हमें पढ़ाई गई है उसको हम समझेंगे। जैसे इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो गांधी जी ने यह आंदोलन पूर्ण स्वराज की प्राप्ति बाबत शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। बात नंबर 2, इस आंदोलन की विशेषता क्या थी। इसे समझने के लिए हमें गांधी जी की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। उन्होंने अपनी किताब यंग इंडिया में लिखा, ब्रिटिश भारतीयों के सहयोग से ही भारत में बस सकते थे। अगर भारतीय सहयोग करने से इनकार कर दें तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत सुनिश्चित था। और इसी आइडियोलॉजी को उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन में लागू किया। उन्होंने भारतीय जनता से आग्रह किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से बिना कोई हिंसा किए अंग्रेजों को उनके कार्यों में सहयोग ना करें, मतलब अंग्रेजों को उनके कार्यों में असहयोग करें। मतलब 3 विशेषताएं उन्होंने बताई। नंबर 1, हमें शांतिपूर्ण इस आंदोलन को करना है। दूसरी बात, हिंसा नहीं करना है। और तीसरी बात कि हमें अंग्रेजों को उनके कार्यों में सहयोग नहीं करना है। अब हम समझेंगे वे क्या तात्कालिक कारण थे जिनकी वजह से यह आंदोलन शुरू किया गया। तो जो हमें पढ़ाया गया, बात नंबर 1 कि रॉलेट एक्ट यानी क्रिमिनल एक्ट 1919, जिसे काला कानून कहा गया, गांधी जी का असहयोग आंदोलन इस कानून के खिलाफ था। इस कानून के अनुसार भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया था। दूसरा, इस कानून के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार को विशेष अधिकार दिए गए थे कि वे किसी भी व्यक्ति को कैद में डाल सकते थे, या जो लोग कैद में हैं उन्हें 2 साल तक बिना कोई ट्रायल किए कैद में रखा जा सकता था। और तीसरी बात कि इस कानून के हिसाब से प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया गया था, उस पर भी अंकुश लगा दिया था। और दूसरा तात्कालिक कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा रखी गई थी। जलियांवाले बाग को इस तरह बनाया गया था कि वहां सिर्फ एक ही दरवाजा था आने और जाने के लिए। जनरल डायर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग के आदेश जारी कर दिए, जिसकी वजह से 1000 लोगों की मौत हो गई और 3000 लोग घायल हो गए। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा और यह आंदोलन एक मुख्य वजह था। और तीसरी बात हमें समझना है
तात्कालिक कारण के लिए हमें बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध एक मुख्य वजह था, जिसकी वजह से अंग्रेजों के रक्षा व्यय बहुत बढ़ गए, जिससे उन्होंने जनता पर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए। एक तो जनता पहले ही परेशान थी, किसानों की फसलें खराब हुई थीं, और यह वही समय था जब पूरे विश्व में फ्लू एक महामारी फैली, जिसकी वजह से भारत में 1,80,00,000 लोगों की मौत हुई। लोग परेशान थे, दुखी थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें कोई मदद नहीं करी। तो अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी होकर जो उन्होंने भारतीय जनता पर किए थे, गांधी जी ने अपना यह आंदोलन आगे बढ़ाया। एक और वजह हमें बताई गई कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय सभी राजनीतिक संगठनों ने अंग्रेज सरकार को अपनी पूरी मदद करी, उनके बुरे वक्त में उन्हें मदद करी, और यह उम्मीद जताई कि जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा तब अंग्रेज सरकार खुश होकर हमें तोहफे के रूप में हमारी स्वतंत्रता हमें देगी। लेकिन युद्ध खत्म होने पर हमको रॉलेट एक्ट मिला, जलियांवाला हत्याकांड मिला, जिसके खिलाफ गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया। अब हम देखेंगे कि इस आंदोलन का क्रियान्वयन कैसा था, क्या किया उन्होंने। तो इस आंदोलन में जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों के कार्यों में सहयोग ना करें, तो लोगों ने पुलिस प्रशासन से, सेना से और सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिए। जहां तक कि मोतीलाल नेहरू जी और उनके जैसे वरिष्ठ लोगों ने अपनी वकालत छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी करी। इस आंदोलन में लोगों ने अपने अवार्ड यानी अपनी उपाधियां जो उन्हें अंग्रेज सरकार से प्राप्त हुई थी, उन्हें लौटा दिया और विदेशी सामान का बहिष्कार किया। अंग्रेजी सामान या विदेशी सामान के साथ साथ जो विदेशी कपड़े थे, उनकी होली जलाई गई। इसमें हमारे व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गांधी जी की बात सुनकर उन्होंने अपने गोडाउन में भरे हुए विदेशी कपड़े और थान के थान जला दिए। अचानक क्या हुआ कि इस आंदोलन को बीच में रोकना पड़ा। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा थाने के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को गोलीबारी करके मारा गया, जिसमें 11 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। परिणाम में क्रुद्ध भीड़ ने चोरी चोरा थाने को आग लगा दी और उस थाने के 23 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी। जब यह सूचना गांधी जी को मिली तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब हिंसक हो गया है और 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस आंदोलन का परिणाम क्या मिला। इस आंदोलन में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ साथ पूरी भागीदारी के साथ हिस्सेदारी करी। हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो हमें बताया गया कि यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है
और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता या उपलब्धि हमें बताई गई। तो जैसा कि आपने समझा कि यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ था। यह आंदोलन रॉलेट एक्ट, काले कानून के खिलाफ था। यह आंदोलन जलियांवाले बाग हत्याकांड के खिलाफ था। तो क्या आप सब अभी तक यही समझते हैं कि यही खिलाफत आंदोलन था? जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि हमें बताया जाता है कि इस आंदोलन में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हिंदुओं के कंधे से कंधा मिलाकर के इस आंदोलन में भाग लिया। तो क्या यही खिलाफत आंदोलन था? और दूसरी बात जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या मुसलमान इस आंदोलन में जो उद्देश्य हमें बताया गया कि यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है, इस आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति है, तो प्रश्न है कि क्या यह आंदोलन का जो उद्देश्य हमें बताया गया, मुसलमान इस उद्देश्य के लिए ही क्या इस आंदोलन में अपनी भागीदारी कर रहे थे? यह हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में, और हम समझेंगे कि असहयोग आंदोलन जो हमें पढ़ाया गया, इसकी वास्तविकता क्या है। हम उन दस्तावेजों से समझेंगे जो हमारे इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।